हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल और आज की मेरी इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब अटेंड करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की अपनी 4th क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ किसके किसके लिए? उन सॉल्यूशंस के लिए जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है और साथ ही साथ उन सॉल्यूशंस के लिए भी जिनमें वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। राउल्ट्स लॉ के डिस्कशन के बाद एक काफ़ी अच्छा सा एक हमने ब्रॉड डिस्कशन किया था। हमने पढ़ा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, एक रफ हिंट मैंने आपको वहाँ प्रोवाइड करी थी। और आज की अपनी इस क्लास में हम उसी टॉपिक को, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और उससे डेराइव्ड राउल्ट लॉ के जो दो रिजल्ट्स हैं उनको भी पढ़ेंगे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेट करते हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देखेंगे उनको मैं पहले ही वार्न कर देता हूं कि अगर आप ये लेक्चर देखने जा रहे हो तो इससे पहले पिछला लेक्चर देख लो, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको इस लेक्चर में का कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, बिकॉज दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो आपको यहाँ पर कार्ड में लिंक मिल जाएगा पिछले लेक्चर का, वहाँ से जाके आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। अब आप सभी जो पिछला लेक्चर देख चुके हैं वो लोग कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हम आगे के टॉपिक्स पर जंप करेंगे। हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ सभी लोग, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं इसकी एक रफ हिंट मैंने आपको प्रोवाइड की थी लास्ट क्लास में। हमने वहाँ क्या कहा था कि वो सॉल्यूशंस जो प्रेशर और टेम्परेचर की हर कंडीशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन अगर आपसे कभी पूछे आइडियल सॉल्यूशन की तो आप यही लिख सकते हैं कि अच्छा, एक बात और, ये कैसे होते हैं? ये इमिसिबल होते हैं, मतलब ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे से कभी भी रिएक्शन नहीं करते। तो आइडियल सॉल्यूशन के आप लोग डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं कि द सॉल्यूशंस which obey Raoult's law at all conditions of pressure and temperature are known as ideal solutions। ठीक है, ये तो एक यहाँ पर हम डेफिनेशन इसके लिख लेंगे। अब इसके बारे में अगर थोड़ा और डिटेल से पढ़े तो देखिए, जब भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैं एंथैल्पी चेंज की बात करता हूँ तो इनका एंथैल्पी चेंज हमेशा कितना होता है? 0 होता है। आप ध्यान रखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए एंथैल्पी चेंज हमेशा कितना होता है? 0 होता है। और साथ ही साथ में इनका जो वॉल्यूम चेंज होता है वो भी कितना होता है? 0। अब वॉल्यूम चेंज का मतलब क्या? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और ये किसके बराबर है? 0 के। मतलब इनका इनिशियल वॉल्यूम जो होता है वो इनके फाइनल वॉल्यूम के बराबर होता है। समझ आई बात? इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये दो बातें तो आपको जरूरी याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव पर्पस से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अगर मैं किसी आइडियल सॉल्यूशन का यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ, राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड ग्राफ मैं बनाऊँ यहाँ पर किसी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो देखिए ये ग्राफ कैसा बनेगा। सपोज करिए यहाँ पर मैं XA, मान लीजिए कोई मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन मुझे यहाँ पर दे रखा है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं A और B। A यहाँ पर मेरे लिए सॉल्वेंट का वर्क कर रहा है जबकि B मेरा सॉल्यूट है। ये हम सभी पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन को, अगर मैं इस सॉल्यूशन को आइडियल कंसीडर करूं और उसके लिए यहाँ पर ग्राफ बनाऊं तो मैं इस यहाँ पर सपोज कर ले रहा हूँ XA की वैल्यू कितनी है? 0। और धीरे धीरे इस डायरेक्शन में जब मैं मूव कर रहा हूँ तो XA इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे XA अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेट कर लेता है जो कि कितनी हो सकती है? 1 से ज़्यादा XA की वैल्यू नहीं हो सकती। अच्छा, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर इस साइड पे यहाँ पर XB जो है मेरा, XB की वैल्यू कितनी है? 0 यहाँ पर दे रखी है, क्योंकि इधर मैंने सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में 0 रखा है तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में मुझे 0 यहाँ पर रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ पर देखिए XA 1 है। XA 1 कब होगा? XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, आपको मालूम होगा। XA अगर खुद ही 1 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है XB को कितना होना पड़ेगा? 0, तभी ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर XA 1 है तो XB कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ अगर XA की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर XB कितना होगा? 1 के बराबर। मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में यहाँ मूव कर रहे हैं तो XB की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जबकि इस डायरेक्शन में जाने पर मेरे लिए XA की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये कंसीडर कर लूँ कि XA 1 है तो यहाँ पर उसका प्रेशर भी कितना होगा सॉल्यूशन का?
एक्स ए की वैल्यू यहाँ 0 है तो प्रेशर भी कितना होगा 0। और धीरे धीरे जब मैं एक्स ए मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाते जा रहा हूँ तो उसका प्रेशर भी यहाँ पर स्लाइटली धीरे धीरे इंक्रीज करता है, और इंक्रीज होकर जब एक्स ए की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक पहुँचती है तो ये प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पा जाएगा। अब आपको मालूम है प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है P0 A के बराबर। पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था। अब अगर मैं XB के लिए यहाँ से ग्राफ बनाऊँ तो यहाँ पर XB 0 है, आप देख सकते हैं, तो प्रेशर भी कितना होगा 0। और जब मैं XB को इंक्रीज करूँगा तो इसका प्रेशर भी स्लाइटली यहाँ पर बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते ये फाइनली इस एक्सिस पर आते ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू तो गेट करेगा। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्यों गेट होगी, क्योंकि XB की वैल्यू इसी एक्सिस पर मैक्सिमम है, और ये कितनी होगी P0 B के बराबर। प्योर स्टेट में हमें हमेशा मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा, और वो किससे डिनोट करते हैं हम, P0 A और P0 B से। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने ये माना है कि P0 B P0 A से ज़्यादा है। कुछ बुक्स में आपको ग्राफ में ये एक्सिस ऊपर और ये एक्सिस नीचे भी दिखेगी, तो वहाँ पर P0 A P0 B से ज़्यादा होता है, तो आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए ये तो बात थी, ये वाला ग्राफ किसके लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए है। ये वाले ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो ये किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है। अब अगर इन दोनों ग्राफ के ये जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं मैं इनको आपस में इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो ये वाली जो लाइन यहाँ पर मेरे लिए बन रही है, ये ग्राफ का ये जो लाइन है ये किसके लिए होगी, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लिए। मींस ये लाइन रिप्रेजेंट करती है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को, और ये सॉल्यूट के वेपर प्रेशर को। और ये जो ओवरऑल पूरा का पूरा ये ग्राफ है जिसमें स्ट्रेट लाइन्स आपको यहाँ सभी दिख रही है, ये किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो हमें कहाँ से मिला है, राउल्ट लॉ से, राउल्ट्स लॉ से। चलिए तो अभी अभी हम सब ने देखा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, और किस तरह से राउल्ट्स लॉ की हेल्प से हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, तो चलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए। तो हेडिंग हम लोग लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या, जो आइडियल नहीं है। आइडियल कौन, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे प्रेशर और टेम्परेचर की हर कंडीशन पे। तो नॉन आइडियल कौन, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे किसी भी प्रेशर या टेम्परेचर की कंडीशन के लिए। तो क्विकली एकदम डिफाइन कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। हम बोलेंगे कि अ सॉल्यूशन विच डजंट ओबे राउल्ट्स लॉ एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात, मतलब वो सॉल्यूशन जो प्रेशर और टेम्परेचर की किसी भी वैल्यू पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। राउल्ट्स लॉ को ये सॉल्यूशंस फॉलो नहीं करते, ये राउल्ट्स लॉ से डेविएट होते हैं, भटक जाते हैं राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, अब देखिए अगर हम आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते थे तो उनके लिए चेंज इन एंट्रोपी कैसा होता था, 0 के बराबर। लेकिन इन सॉल्यूशंस के लिए चेंज इन एंट्रोपी 0 के बराबर नहीं होती है, सॉरी चेंज इन एंथैल्पी एज वेल एज चेंज इन वॉल्यूम भी इनके लिए 0 के बराबर नहीं होता। मतलब इनका जो इनिशियल वॉल्यूम होता है वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर नहीं होता है। आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। बात आई समझ में। अब देखिए मैंने आपको बोला ये सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ से भटक जाते हैं। अब भटकने के दो रास्ते हैं, या तो सही पॉजिटिव डायरेक्शन में भटका और या तो फिर निगेटिव डायरेक्शन में। कहने का मतलब है कि ये सॉल्यूशंस राउल्ट लॉ से डेविएशन शो करते हैं, और ये डेविएशन क्या होते हैं, एक तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा ये सॉल्यूशंस राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या, देखिए तो सपोज करिए अगर यहाँ पर मेरे को कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे रखा है, ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, NIS कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करिए ना मैंने जब इसके लिए राउल्ट लॉ लगाया इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर और इसका प्रेशर कैलकुलेट कर दिया, तो इस सॉल्यूशन का प्रेशर मुझे कितना मिला, PSR। PSR का मतलब क्या, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ। R यहाँ पर किसके लिए, राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, लेकिन राउल्ट्स लॉ लगाया तब हमें ये प्रेशर मिला फॉर्मूले से।
एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो सपोज कर लीजिए इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो कितना था, PA के बराबर। PA मतलब एक्चुअल प्रेशर इस सॉल्यूशन का, ठीक है। अब देखिए अगर राउल्ट लॉ से कैलकुलेटेड जो प्रेशर है वो एक्चुअल प्रेशर से मेरा क्या हो गया, कम हो गया, मतलब सपोज करिए राउल्ट लॉ से मैंने प्रेशर कैलकुलेट किया तो कितनी वैल्यू आई, 5 atm के बराबर, और अगर जो एक्चुअल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इससे ज़्यादा है, सपोज करिए ये कुछ भी जैसे 8 atm वगैरह कुछ ऐसा है, तो अगर ये केस बना कि एक्चुअल प्रेशर जो है इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वो राउल्ट लॉ से कैलकुलेटेड प्रेशर से कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। पॉजिटिव मतलब उससे ऊपर जा रहा है, उससे ज़्यादा जा रहा है, समझ में आ गई बात। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए हमने वहाँ कंडीशन डिराइव कर ली। पॉजिटिव डेविएशन के केस में P एक्चुअल जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, PSR यानी प्रेशर कैलकुलेटेड बाय राउल्ट लॉ से। तो अब जस्ट इसका अपोजिट होगा नेगेटिव डेविएशन। कब, जब सपोज करिए ये वैल्यू 5 atm ही थी इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए और इसका एक्चुअल प्रेशर इससे कम हो गया, सपोज करिए 3 atm हो गया, ठीक। तो इस केस में देखो P एक्चुअल कम हो गया और राउल्ट लॉ से कैलकुलेटेड प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो इस कंडीशन पे मैं क्या बोलूँगा कि मेरा सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब उससे नीचे जा रहा है। बात आई समझ में। तो इस केस में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि इस बार P एक्चुअल कम हो जाएगा और राउल्ट लॉ से कैलकुलेटेड प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो मैंने कंडीशन डिराइव कर ली कब कब कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन राउल्ट लॉ से शो करता है। एक चीज आप और याद रखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इन सॉल्यूशंस के लिए चेंज इन एंथैल्पी एज वेल एज वॉल्यूम 0 के बराबर नहीं होता। तो पॉजिटिव डेविएशन जब कोई सॉल्यूशन शो करता है तो उसका यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी जो होता है वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव, एज वेल एज उसके लिए जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, 0 से ज़्यादा होता है। और नेगेटिव डेविएशन के केस में चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, 0 से कम, और चेंज इन वॉल्यूम भी 0 से कम होता है। ये बातें भी आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी। अब देखिए ये तो मैंने कंडीशन डिराइव कर ली ना कि PA मतलब P एक्चुअल जब ज़्यादा है तो पॉजिटिव, P एक्चुअल जब कम है तो नेगेटिव। बट आखिर में ये सॉल्यूशन ऐसी हरकतें करते क्यों हैं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं, अब हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो दोनों केसेस को अच्छे से ब्रॉडली हम यहाँ पर अब एक एक करके पढ़ेंगे, इसे आप रफली नोट कर लीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग उन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लेते हैं जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो आप सभी हेडिंग यहाँ पर लिख लीजिए, सॉल्यूशंस शोविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब देखिए सपोज करिए यहाँ पर मेरे पास एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम किससे डिनोट करते थे, A से। अब इस सॉल्वेंट के अंदर यहाँ देखिए जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो किसके, A के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए A का सपोज करिए एक ऐसा है डाई एटॉमिक है, मतलब 2 एटम से बना मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में A ये इसका एक मॉलिक्यूल, इसी तरह से A ये एक मॉलिक्यूल, फिर यहाँ पर A और A, ऐसे A के सारे मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो एक मॉलिक्यूल फिर A का मॉलिक्यूल, ऐसे हम एक एक मॉलिक्यूल को A लिख के रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्लस यहाँ पर ये तो सॉल्वेंट की बात हो गई, मेरे पास सॉल्यूट भी है। आखिर मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों लेना पड़ेगा। सॉल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं, B से। अब इसके अंदर किसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, B के। तो देखिए B का मॉलिक्यूल, B का ये किसके हो गए, B के मॉलिक्यूल हो गए। अब देखिए यहाँ पर A के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक दूसरे के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि 11th क्लास में हम पढ़ते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ गई बात। तो A के बीच में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा। A और A मतलब A का एक मॉलिक्यूल और A का ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसके बीच में जो ये फोर्स वर्क कर रहा है इसको हम नाम देते हैं AA इंटरैक्शन। इसे हम क्या नाम देते हैं, AA इंटरैक्शन।
AA इंटरैक्शन। अब इसी तरह से B और B के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो B और B के मॉलिक्यूल्स में ये जो फोर्स लग रहा है बीच में, इसको हम क्या नाम देंगे, BB इंटरैक्शन। ठीक, तो A के बीच में AA इंटरैक्शन और B के बीच में BB इंटरैक्शन। सपोज करिए मैंने इन दोनों को मिक्स किया, आपस में मिलाया, और मेरे सामने दोनों ने एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाकर रख दिया। अब ये क्या बना है, ये बना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं आपको बस ऐसा बोल रहा हूँ, आप मान लीजिए क्या बना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि हमें उन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। अब इसमें A के भी मॉलिक्यूल्स हैं, B के भी मॉलिक्यूल्स हैं, A के भी और B के भी, कुछ इस तरह से। अब देखिए, अभी अभी हमने जस्ट इसके पीछे देखा, कोई भी सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा, जब उसके एक्चुअल प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेटेड फार्मूला से कैसी होगी, ज़्यादा होगी। वो राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेटेड फार्मूला से कैसी होगी, ज़्यादा होगी। अब राउल्ट्स लॉ से फार्मूला से जो प्रेशर आती वैल्यू, राउल्ट्स लॉ के लिए प्रेशर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय राउल्ट्स लॉ इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू में XB। यही होता है हमारा राउल्ट्स लॉ से प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। तो अब देखिए यहाँ पर P एक्चुअल जो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे एज कंपेयर टू ये वाला केस। मतलब सपोज करिए अगर यहाँ से सॉल्वेंट के दो मॉलिक्यूल्स, इसी तरह से सॉल्यूट के भी दो मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे, तो इसके लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू P नॉट A है और इसके लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू P नॉट B के बराबर है। बट अगर सॉल्यूशन के इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए, इन दोनों के से मिला के भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, दोनों का मिला लिया जाए और उससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर सॉल्यूशन के वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब हम जाके ये बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन के लिए जो एक्चुअल वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा है। सही बात है ना, क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तो P नॉट A और P नॉट B से ज़्यादा हो जाएगी किसकी वैल्यू, P एक्चुअल की वैल्यू। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इतनी बात तो आप समझ गए कि कब ये कंडीशन यहाँ पर बन पाएगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के कन्वर्ट होंगे वेपर फेज में एज कंपेयर टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ये कंडीशन कब बनेगी, ध्यान से सुनिएगा, जब A और B जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट मॉलिक्यूल हैं, यानी A और B के बीच का इंटरैक्शन, यानी अट्रैक्टिव फोर्स, ये कम होगा। ये कैसा होगा, कम होगा A और A के बीच में इंटरैक्शन से, साथ ही साथ में BB इंटरैक्शन से भी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए A और A के मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा भाईचारा है, B और B के मॉलिक्यूल में भी आपस में बहुत ज़्यादा भाईचारा है, लेकिन जब सॉल्यूशन में A और B दोनों आमने सामने आ गए और अगर इनके बीच का भाईचारा कैसा हुआ, यहाँ आपस वाले भाईचारे से कम हो गया। कहने का मतलब है कि ये दोनों पक्के दोस्त, लेकिन जब अपने में, अपनी गैंग में पक्के दोस्त या अपनी गैंग में पक्के दोस्त, लेकिन जब दोनों गैंग सामने सामने आई और दोनों गैंग्स में अब क्या हो गया, टकराव हो गया। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन है, A और B के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम पड़ गया एज कंपेयर टू जब दोनों अलग अलग अपनी अपनी गैंग में थे उस कंडीशन से। तो देखिए A और B के बीच में अब अट्रैक्शन कम हो गया इस केस से, तो ये दोनों तो एक दूसरे से अब दूर जाने लगेंगे ना, बोलेंगे भैया हम तुमसे इतना ज़्यादा प्रेम नहीं करते, तुम जाओ, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो ये मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा कि भैया तुम वेपर फेज में चले जाओ, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स के बीच में जब आपस में कोई खिंचाव नहीं रह गया तो उन्हें तो कोई रोकने वाला है नहीं कि कोई उन्हें पकड़ के रोके कि तुम वेपर में कन्वर्ट मत हो। अब तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलेगा कि ये गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ तो हमें आना ही नहीं दोबारा, तो चलते हैं यहाँ से फिर। तो ये चला गया वेपर फेज में कन्वर्ट होने के लिए। जैसे ही ये वेपर फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, वैसे ही मेरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड फार्मूला के वेपर प्रेशर से बढ़ जाता है और हम बोलते हैं कि मेरा भैया नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो बना था वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। बात आ गई ना समझ में।
ये कंडीशन, ये दुर्घटना होती है सॉल्यूशंस के साथ में जब कोई सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। सॉरी, अभी मैंने गलती से शायद निगेटिव डेविएशन बोल दिया था, पॉजिटिव डेविएशन शो करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता चल गई, रफ करके मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं साइड में, क्योंकि कुछ भी रफ करने लायक दिख नहीं रहा। तो हम कंडीशन हमने जो अभी यहाँ ऑब्टेन किया, हम क्या बोलेंगे कि व्हेन ए बी इंटरैक्शन मतलब ए और बी के बीच का आपसी भाईचारा इज लेस देन ए एंड बी इंटरैक्शन, A and B interaction, then solution shows positive deviation from राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ को मैं शॉर्ट में RL लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। तो ये आपने अभी अभी क्या देख ली कि कब कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से, ठीक है। अब एक चीज आप और समझ लीजिएगा लगे हाथ, जब कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो करता है तो ये बनाता है एजियोट्रॉप। ये क्या बनाता है? एजियोट्रॉप या फिर एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ में आ गई बात? मतलब जो मेरा सॉल्यूशन बनता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बस आप वर्ड सुन लीजिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, इस पर भी हम इसी लेक्चर में आगे बात करने वाले हैं। बस आप इतना समझिए कि जब भी कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से तो वो एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर बनाता है जिसे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। समझ लिया? अभी आगे इस पर और डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए आप क्विकली इसे एकदम नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अभी अभी हमने उन सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते थे। अब हम उन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे सॉल्यूशंस शोविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जिसे मैं शॉर्ट में RL लिख देता हूँ। अब देखिए कंडीशंस तो आप अब समझ चुके होंगे पॉजिटिव डेविएशन से रिलेट करते हुए, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ फिर भी, क्योंकि मैं समझाने के लिए आया हूँ। मेरा काम है आपको समझाना और आपका काम है समझना। तो ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ। ए कौन है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के बीच में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ए और ए के बीच में यहाँ क्या प्रेजेंट होगा? ए इंटरैक्शन। तो अब लिखने की पूरी ज़रूरत तो है नहीं, अब आप समझ जाएंगे कि इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? ए इंटरैक्शन। अब देखिए यहाँ पर प्लस और मेरे पास क्या है? सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट कौन है मेरे लिए? बी। और बी के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पर बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये उनके बीच में प्रेजेंट होगा बी इंटरैक्शन। ये भी अब आप समझ गए। इन दोनों को मिला दिया मैंने और सपोज करिए जो चीज़ बन के मेरे सामने तैयार हुई उसका नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इसमें ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से। अब देखिए कोई भी सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन कब शो करता है? जब उसके लिए एक्चुअल प्रेशर जो हो, उसका सॉल्यूशन का एक्चुअल प्रेशर वो राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेटेड प्रेशर से कैसा हो जाए? कम हो जाए। तभी तो हम कहते थे कि मेरा सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। बात आ गई समझ में आपको? अब ये कंडीशन देखिए कब सेटिस्फाई होगी? ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब ए और बी के बीच का जो इंटरैक्शन है वो ज़्यादा हो जाए। किससे? ए या फिर बी इंटरैक्शन के कंपैरिजन में। ए इंटरैक्शन और बी इंटरैक्शन के कंपैरिजन में। सपोज करिए ऐसा कि ये ए की गैंग और ये बी की गैंग, इनके बीच में जो आपस में प्रेम था, सॉरी मतलब ए के बीच आपस का जो प्रेम था और बी के बीच में जो आपस का प्रेम था, उससे भी ज़्यादा प्रेम अब ए और बी एक दूसरे को करते हैं कि भाई छोड़ के मत जा मुझे, मत जाओ
और ए अपने वाले खुद के मॉलिक्यूल को इतना नहीं पकड़ रहा था जितना कि बी के मॉलिक्यूल को पकड़ के रख रहा है। तो अब ए बी को जाने नहीं देगा, मतलब कहेगा ना जाओ, तो ये वेपर फेज में इसको कन्वर्ट होने से रोक देगा, अलाउ नहीं करेगा कि तुम वेपर फेज में कन्वर्ट हो पाओ। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पे वेपर ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा था, मतलब ये लिक्विड वेपर फेज में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा था, ए वाला भी बी वाला भी, क्योंकि इनके बीच में आपस में खुद इतना प्रेम नहीं था। लेकिन जैसे ही ये सॉल्यूशन मैंने बना दिया, अब ए और बी के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा लगाव है, तो ये एक दूसरे को वेपर फेज में कन्वर्ट होने नहीं देंगे। तो यहाँ पे वेपर फेज में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम हो गई और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो घट गया, कम हो गया, राउल्ट्स लॉ से भी कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस केस में मेरा सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। बात आ गई ना समझ में। तो ये फंडा होता है किसी भी सॉल्यूशन के पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करने का। कंडीशन क्या होती है वो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जब ए और बी के बीच का इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाए, ए या फिर बी और बी के बीच में इंटरेक्शन से। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस का, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का एक एग्जांपल लेना चाहें जिनके बीच का जो इंटरैक्शन है वो उनके खुद के बीच के पर्सनल इंटरैक्शन से भी कैसा है, ज़्यादा है। तो देखिए अगर हम बात करें वाटर और प्लस H2SO4 के मिक्सचर की, तो वाटर और H2SO4 का मिक्सचर ऐसा होता है कि इनके बीच में, मतलब वाटर और H2SO4 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इनके खुद के इंटरेक्शन के कंपैरिजन में भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब वाटर खुद के मॉलिक्यूल से या फिर H2SO4 खुद के मॉलिक्यूल से इतना लगाव नहीं रखता जितना ये दोनों एक दूसरे के मॉलिक्यूल से रखते हैं। तो इस केस में देखिए यही नेगेटिव डेविएशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह से देखिए अभी मैंने आपको पीछे पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल नहीं बताया था, तो पॉजिटिव डेविएशन का अगर कोई सब्सटेंस यहाँ पर शो करता है राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर और मेथनॉल या फिर किसी भी अल्कोहल का अगर आप ले लीजिए एग्जाम्पल, तो वाटर प्लस मेथनॉल एक कॉमन अल्कोहल मैंने ले लिया, ये राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है क्योंकि वाटर और मेथनॉल के बीच में जो इंटरेक्शन की वैल्यू है वो इनके खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन की वैल्यू से कैसी कम है, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन सेटिस्फाई होगा। आप खुद देख सकते हैं वाटर खुद के साथ में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, मेथनॉल के बीच खुद एक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि वाटर और मेथनॉल जब आपस में एक साथ आएंगे तो ये केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ ये वाटर खुद दो बना सकता है, तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया इंटरेक्शन की वैल्यू खुद में एज कम्पेयर टू ईच अदर, तो यहाँ पॉजिटिव डेविएशन और यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। अब हमने बात की थी एजियोट्रॉप्स की, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो ये भी एजियोट्रॉप बनाएगा। अब एजियोट्रॉप्स ये किस तरह से बनते हैं, क्या होते हैं, चलिए हम इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। चलिए, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। अब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं इस चीज को समझिए। तो देखिए अगर मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर ए कोई सब्सटेंस है और ए का लिक्विड स्टेट में कंसंट्रेशन कितना है, मैं सपोज कर लेता हूँ सी है। जब ए अपनी लिक्विड स्टेट में है, किसमें, लिक्विड स्टेट में, तो इसका कंसंट्रेशन कितना है, सी है। अब सपोज करिए मैंने इसको बॉईल करना शुरू किया और बॉईल करने पे ये किसमें कन्वर्ट होने लगा, वेपर्स में, और वेपर फेज में जब ये कन्वर्ट हो गया तो इसकी ये जो वेपर है उसका भी कंसंट्रेशन कितना हो, सी हो, तब मैं बोलूँगा कि ये जो मेरा सब्सटेंस ए है वो एक एजियोट्रॉप है। मेरा सब्सटेंस ए क्या है, एजियोट्रॉप है। बात आई समझ में। मतलब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं,
वो सब्सटेंसेस जिनका लिक्विड स्टेट में एज वेल एज वेपर स्टेट में, वेपर फेज में जो कंसंट्रेशन होता है वो कैसा होता है, सेम होता है या फिर नियरली सेम होता है। मतलब अगर चेंज भी होगा ना, एक्चुअल में तो बिल्कुल सेम नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें स्लाइटली डिफरेंस होगा, लेकिन ये डिफरेंस इतना कम होगा कि हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा अगर कंसंट्रेशन लिक्विड स्टेट का और वेपर स्टेट का नियरली सेम है तो मेरे ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, एजियोट्रॉप्स। तो अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन शो करता है तो मैं बोलूँगा कि ऐसे सॉल्यूशंस भी क्या बना के देते हैं, एजियोट्रॉप्स या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बनाते हैं। हम सबसे करेक्ट वर्ड है, क्योंकि हम यहाँ सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो हम इन्हें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स नाम दे देते हैं। ठीक है, अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स ये जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अब चलिए इस चीज को समझते हैं। अब यहाँ देखिए, इसे आप रफली ऐसे नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। मैंने आपको बताया अभी अभी कि अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने की कंडीशन क्या थी कि एक्चुअल प्रेशर उसका ज़्यादा हो राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के लिए। ठीक है, चलिए अगर अब मैं इसी डेविएशन को ना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देखना चाहूँ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो अब ग्राफ अगर मैं बनाऊं पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन का, तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए जब अभी हमने पीछे ग्राफ बनाया था तो वो ग्राफ हमने कैसे बनाया था, ये XA था, यहाँ पर XA की वैल्यू 0 थी और यहाँ पे XA की वैल्यू जाके क्या हो जाती है, मैक्सिमम। इधर कौन इंक्रीज हो रहा है, XA, यहाँ पर XA 0 है मतलब XB कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पर XB कितना होगा, 0, क्योंकि XA खुद कितना है, 1 है। तो इस डायरेक्शन में किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B की। यहाँ से XA का A का वेपर प्रेशर यानी सॉल्वेंट का कितना है, 0, और यहाँ पर आते आते ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है सॉरी जो कि कितनी थी, P0 A के बराबर। अब यहाँ पर XB 0, सॉल्यूट का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो इस एक्सिस पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो उसका कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम। तो ये वैल्यू कितनी थी, P0 B के बराबर। हमने क्या कंसीडर किया था कि P0 B की वैल्यू P0 A से ज़्यादा है, मतलब B A के कंपैरिजन में ज़्यादा वोलेटाइल है। अब इन दोनों मैक्सिमम पॉइंट्स को अगर मिला दूँ तो ये किसका ग्राफ बन जाता था, ये ग्राफ मेरे लिए बनता था सॉल्यूशन का। बात आई समझ में, मतलब ये किसके लिए था, P सॉल्यूशन का, जो कि बराबर होगा PA प्लस PB के। ये ग्राफ किसका, PA का यानी सॉल्वेंट, और ये किसका, PB यानी वेपर प्रेशर ऑफ B के लिए। इतनी बात आप सबको आ गई समझ में। अब देखिए अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब उसका एक्चुअल प्रेशर राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेटेड प्रेशर से हमेशा कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन ज़्यादा, पॉजिटिव मतलब क्या, ये हमेशा राउल्ट्स लॉ से ऊपर चलेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ के लिए देखिए, सॉल्वेंट जो आइडियल सॉल्वेंट है वो ये वाले प्रेशर की वैल्यू शो कर रहा है। लेकिन जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा ना तो ये सॉल्वेंट वाले ग्राफ से कैसा चलेगा, ऊपर चलेगा। मतलब ये वाली जो ये येलो लाइन जो है मैंने बनाई है, ये किसके लिए है, ये वैल्यू तब मिलेगी जब मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के फेवर में बात करूंगा, और वो भी कैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तभी तो ये ऊपर चल रहा है ना इससे। इसी तरह से अगर सॉल्वेंट के केस में बात करें तो देखिए सॉल्वेंट के लिए भी ये हमेशा कैसा चलेगा, आइडियल बिहेवियर से ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से। ठीक है, और सॉल्यूशन का नेट जो वेपर प्रेशर होगा वो भी आइडियल बिहेवियर से ऊपर चलेगा, कुछ इस तरह से। समझ में आ गई बात। तो ये जो ग्राफ यहाँ पर हमने बनाया, ये वाला ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है, उन सॉल्यूशंस के लिए जो कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। आप चाहें तो आइडियल बिहेवियर को ना ऐसे डॉटेड लाइंस बनाकर दिखा देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये डॉटेड लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, आइडियल बिहेवियर को, जबकि जो
पूरी कर्व लाइंस हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, नॉन आइडियल बिहेवियर को, जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। बात आ गई समझ में। अब सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव डेविएशन के लिए भी ग्राफ आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं, तो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ चलिए देखें, ये पॉजिटिव का, और अब हम देखते हैं नेगेटिव डेविएशन के लिए। तो नेगेटिव डेविएशन कोई सॉल्यूशन कब शो करता है, जब उसका एक्चुअल प्रेशर राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेटेड प्रेशर से कम होता है, इस कंडीशन में। अब यहाँ अगर हम ग्राफ बनाए, आप देखिए तो कुछ ऐसा सेम पहले आइडियल के लिए बनाते हैं। तो यहाँ x से 0, यहाँ पर x से कितना 1, इधर से इधर जाएंगे तो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और इधर से इधर आने पे x भी इंक्रीज होता है, मतलब यहाँ x भी कितना है 1 और x भी यहाँ कितना है 0। ये है मेरा सॉल्वेंट P0A, और ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम बना लेते हैं किसके लिए, सॉल्यूट के लिए ग्राफ। तो ये कितना होगा P0B के बराबर, इसे हम ऐसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ मैं बना रहा हूँ जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो देखिए अब ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। ये आइडियल के लिए है। ये ऊपर ऊपर चल रहा था कब, जब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था। तो जब ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा ना, तो आइडियल बिहेवियर से नीचे भागेगा। मतलब अभी जो ऐसे भाग रहा था, अब वो नीचे हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू कैसी होगी, एक्चुअल प्रेशर से कम होगी, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी इसी तरह से सॉल्यूट के लिए भी कुछ ऐसा, ये नीचे की तरफ भागेगा नेगेटिव डेविएशन, और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में भी ये वैल्यू कुछ इस तरह से, क्योंकि अब ये भी कैसा आइडियलिटी से निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ। तो ये वाला जो ग्राफ है देखिए, जो कि हर पॉइंट पे आइडियल बिहेवियर से ऊपर चल रहा है, वो किसके लिए, जब पॉजिटिव डेविएशन कोई सॉल्यूशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से, और जब आइडियल बिहेवियर से नीचे की तरफ भाग रहा है, ये कब के लिए, जब कोई निगेटिव डेविएशन शो कर रहा हो राउल्ट्स लॉ से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में एक केस बताया था कि वेपर प्रेशर जो होता है किसी सॉल्यूशन का, वो बॉइलिंग पॉइंट से कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, कम होगा। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या, कि वेपर प्रेशर कैसा है, राउल्ट्स लॉ से भी ज़्यादा है, राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से भी ज़्यादा है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, इन सॉल्यूशंस का कम होगा ना। तो वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अभी मैंने आपको एजियोट्रॉप्स बताया ना कि दो टाइप के हो सकते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मुझे कब मिलेगा, वो सॉल्यूशंस बना के देंगे जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्चुअल में कैसा है, राउल्ट्स लॉ से कम है। कम वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ज़्यादा। तो ये सॉल्यूशंस मुझे क्या बना के देते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो अब आप इस तरह से कंप्लीटली समझ गए होंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस तरह से ये राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। ग्राफ भी आपने देख लिया किस तरह से आइडियलिटी से डेविएट होते हैं ग्राफ। यहाँ पर देखिए ये सब आइडियल के लिए ग्राफ था, और ये जो कर्व लाइनें आपको दिख रही हैं, ये आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हुई लाइन्स हैं। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग, एजियोट्रॉप्स वगैरह क्या होते हैं, सब कुछ हमने आज की क्लास में सीख लिया। तो आज की क्लास को अपनी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे अबाउट सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ, और उसके बाद और भी कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक जो जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह बचे इस चैप्टर में, उन्हें भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आज की अच्छी लगी, आपको लगता है आपकी क्लास में आज आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स से, ताकि वो भी इस नॉलेज को गेन कर सके। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके हमेशा हमारे कंटेंट से अपडेट रहिएगा। कोरोना वायरस से बचिएगा, अपने आसपास सफाई बनाए रखिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।